आदित्य कुमार सेन, डिस्ट्रिक्ट तहसील रिपोर्टर शाहजहाँपुर से सीनियर। आज नमस्कार, मेरे साथ राम जी मिश्रा जी बैठे हुए हैं और पीवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं और समाज सेवक भी हैं। सर, आप किस पर मुद्दा उठा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं रोजगार के संबंधित मैंने कुछ मुद्दे उठाए और इनसे रिलेटेड आज एक रिपोर्ट मैंने बड़ी भयावह स्थिति है। आज के दौर में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जिसमें 15 से 35 साल के हमारे युवा वर्ग हैं, आजकल बड़ी भयावह स्थिति है। आज के ही पेपर में अमर उजाला में दिया गया है आत्महत्या के बारे में, और ये आत्महत्या ज़्यादातर युवा वर्ग की है। इसमें 15 से 35 साल के युवा हमारे 36% जिनकी आत्महत्या की संख्या है, और जो हमारे भारत में परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हमारी जितनी आबादी 18% बढ़ी है, जबकि आबादी से बढ़ के आत्महत्या हो रही है। 19.56 परसेंटेज जो है वो आत्महत्या हो रही है। रही बात राज्य की, राज्य स्तर पे आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है और नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एक बार रहा, 2 बार पश्चिम बंगाल रहा। अगर इसी प्रकार युवा की ये हालत या दुर्दशा होती रहे तो कैसे समाज चलेगा? जबकि हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ पार्टी वाले, कुछ नेता लोग हमेशा हर साल हर चुनाव में ऐसी बातें बोलकर युवाओं को लुभाते रहते हैं। जबकि आज के दौर में हमारे 60%, 65% युवा हमेशा चले जाते हैं, और जिनकी हमारे भारत में हर जगह सहभागिता है। 65% वालों का वोट तो चाहिए, पर उनकी आज दुर्दशा हो रही, उसके बारे में किसी को कोई ध्यान नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं। हालांकि इस पर मैंने कुछ गहन चिंतन किया, और चिंतन करके मैंने कुछ अपनी रिपोर्ट जो प्रयास किए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सन 2013 में पहला मॉडल का प्रारूप श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा में प्रस्तुत किया। पहली बार उन्हें फैक्स किया, और ये फैक्स मैंने 2 बार किया। फैक्स करने के बाद हालांकि कोई खास रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद मैं तहसील दिवस गया। तहसील दिवस में मैंने इसके लिए जो मैंने मॉडल लिखा, वहाँ जाके बात की। सेवा नियोजन कार्यालय गया तो उनके थ्रू मेरी फाइल जो है हमारे उत्तर प्रदेश निदेशालय भेज दी गई। निदेशालय से उस समय हमारे माननीय अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश जी की सरकार में कुछ सुनवाई हुई, उसमें एक फाइल नंबर दिया गया, कुछ सुनवाई हुई। उसी दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अप्रेजल किया गया मॉडल। अब सवाल ये आता है कि इस मॉडल का लाभ क्या है और उससे किस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मैं मेनली बता दूंगा, मैथ तरीके से मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जिसमें करीब 8-10 पॉइंट हैं जो मैथ है। हालांकि मॉडल का प्रारूप विस्तार है, इसे कम टाइम में नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए गहन स्टडी की गई है, कई महीनों का टाइम लगाया गया। लेबर मिनिस्ट्री के से भी आंकड़े लिए गए हैं, हमारी सरकारी भी आंकड़े लिए गए हैं। तो रही बात मेन पॉइंट की, मेन पॉइंट ये है कि जो भर्ती है आजकल, जो भर्ती प्रक्रिया है, वो मैं समझता हूँ संतुष्टिदायक नहीं। मैंने इस पर गहन चिंतन किया और मैंने इस पर एक पॉइंट बिंदुवार निकाला। पहला पॉइंट ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया, वो पहले जैसे भर्ती प्रक्रिया होती थी एम्प्लॉयमेंट कार्ड के द्वारा होती थी। एम्प्लॉयमेंट कार्ड के द्वारा भर्ती होनी चाहिए। दूसरा, योग्यता प्रमाण पत्र, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है प्लस आपके डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट ये है कि हम ये देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो 18 साल की एज क्रॉस की और उन्हें जॉब जल्दी मिल जाती है, और कोई 39
या 40 साल का है, वो जॉब के लिए जूझ रहा होता है। तो इसके लिए भी मैंने एक समाधान निकाला। इसमें मैंने 4 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप जो मैंने बनाया है वो 35 से 40 वर्ष की आयु के युवा वर्ग को रखा कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया हो तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड से, योग्यता प्रमाण पत्र से, और प्लस जो एज ग्रुप मैंने बनाया है 35 से 40 वर्ष, क्योंकि ये जोखिम उम्र वाले वर्ग वालों का होता है, इन्हें इस सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जॉब के लिए संघर्ष करने के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा 30 से 35 वर्ष। अब जब वो वर्ग से भर्तियाँ पूरी हो जाए फिर दूसरे वर्ग से, दूसरा वर्ग मतलब 30 से 35 वर्ष के युवा। इसी प्रकार जब दूसरे वर्ग से पूरी हो जाए फिर तीसरे वर्ग से लोग 25 से 30 वर्ष की युवा। इसी प्रकार चौथे वर्ग से लोग 18 से 25 वर्ष की युवा। रही बात इससे लाभ क्या होगा, इससे तो पहली बात तो आरक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। लोग आरक्षण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। जो छोटी मोटी भर्ती है हमारी, जैसे संविदा है, ठीक, प्रेरक है, शिक्षा मित्र है, और भी अनेक प्रकार की प्राइवेट और संविदा कर्मी जितनी भर्तियाँ हों वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड से ही होनी चाहिए। और इसमें मैंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी गहन अध्ययन किया और प्रयास कर रहा हूँ, और सतत प्रयास मेरा जारी है ना, सफल होने तक का, और ये जारी रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो भर्तियाँ होंगी उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कार्ड के थ्रू होगी। तीसरी बात मैंने ये रखी, मैंने देखा एक पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, अब वो भर्ती बोर्ड पे पहुंच जाती है। तो मेरी ये भी मांग है कि एक पोस्ट के लिए क्यों ना 500 गुना या 1000 गुना अप्लीकेंट होना चाहिए, कि एक पोस्ट के लिए केवल 500 या 1000 फॉर्म पड़े होने चाहिए। इससे अधिक फॉर्म पढ़े नहीं जा सकते। ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वेबसाइट के माध्यम हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम हो। ठीक। चौथी बात यह है कि अभी तक सरकार ने किया क्या, और सरकार अगर करती है तो कितना करती है। हालांकि मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ, ना मैं किसी संगठन से हूँ, ना किसी पार्टी से हूँ, मैं तो सामाजिक मुद्दे और तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ। आज दिव्यांगजन की जो हालत है उसको मैं थोड़ी दर्शा दूंगा। हमारे यहाँ दिव्यांगजन, मैंने एक RTI लगाई थी, हमारे देश में 3.25 करोड़ दिव्यांग, जिसमें हमारे शिक्षित दिव्यांगजन है 1,46,18,563, और जो हमारे बेरोजगार भारत के दिव्यांगजन है वो 1,70,70,608, और जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार दिव्यांग वो 27,11,101। ये आंकड़े 16 जनवरी 2015 RTI के माध्यम से मैंने प्राप्त। अब सोचिए, जब दिव्यांगजन का ये हाल है तो आम पब्लिक का क्या हाल है और लोगों का क्या हाल है। दूसरी बात यह है, कुछ अभ्यर्थी हमारे परीक्षा से चूक जाते हैं, जैसे महिला अभ्यर्थी, कहीं सेंटर उसका बाहर गया, अब मालूम पड़ा अनसिक्योर माहौल है या उनके यातायात के साधन नहीं है या वो जा नहीं सकती, तो उनके लिए होम सेंटर होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, होम सेंटर हो। वैसे तो देखा जाता है बाहर भी सेंटर्स किए जाते हैं, बाहर सेंटर किए जाते हैं, पर आजकल घटनाएं कितनी बढ़ रही, इन घटनाओं को लेकर ही मैंने चिंतन किया। जो इस टाइम रेप घटनाएं हो रही हैं उसमें आपका क्या है? रेप की घटनाएं होना एक बड़ी दुख भरी घटना है और बड़ी गहन चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे शासन, प्रशासन और सरकार सभी को मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। इसके मैं समझता हूँ 3-4 कारण है। पहला कारण तो अशिक्षित समाज, दूसरा बेरोजगारी। जब व्यक्ति रोजगार युक्त होगा, कहीं रोजगार से जुड़ा होगा, तो वो अपने काम में व्यस्त रहेगा, अपनी जीवनचर्या चलाएगा, अपने परिवार में व्यस्त रहेगा, सुखी संपन्न परिवार होगा जब रोजगार से जुड़ा होगा।
जब रोजगार मिलेगा नहीं तो उसके दिमाग में खुरापात है। जब खुरापात आएगी, खाली दिमाग शैतान का घर लोग कहते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण अशिक्षित समाज। अशिक्षित समाज यहाँ पे ये आ जाता है कि कोई एजुकेटेड नहीं, तो उसमें तरह तरह की लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं। एक अशिक्षित समाज दूसरा अशिक्षित समाज बनाता है, और फिर आपस में वार्तालाप, वोटिंग और तरह तरह की मनगढ़ंत मनोवैज्ञानिक तौर से अनेक भ्रांतियाँ फैलती हैं, अनेक विचार होते हैं जो कि एक रेप की घटना को अंजाम दे सकते हैं। मैं समझता हूँ। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि कभी कभी शिक्षित समाज भी ऐसी घटना, बड़े बड़े शिक्षित लोग भी आई हैं ऐसी घटना, तो वहाँ पे ये होता है कि एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम ये देखते हैं, उसमें व्यक्ति अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है। कोई पढ़ा लिखा समाज है, अब मालूम पड़ा कहीं जा रहा है, तो उसमें एक समाज को सोशल संदेश और कोई हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है और जो हमारी कार्यपालिका है, दोनों को बहुत काम करनी चाहिए। न्यायपालिका में प्रावधान किए हैं, मगर उसमें लोगों को संदेश नहीं जा रहा, भय नहीं है। यही अगर रेपिस्ट लोगों को जिस सड़क पर सरेरा सजा दी जाए तो एक समाज में संदेश जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, दूसरी भय पैदा होगा, और जहाँ भय होगा वहाँ पे घटनाएं कम होगी। वैसे जो रेप हुए हैं उसमें घटनाएं जो होती हैं, उसमें जो घटना होती है, जब कोई घटना करता है तो पकड़ा नहीं जाता। वैसे नियम किया गया है, रेप करने वालों को फांसी का किया गया है, उसमें क्या? देखो, न्याय प्रणाली एक सख्त प्रणाली है, पर न्याय प्रणाली में दोष, क्योंकि अगर किसी ने रेप किया तो आई विटनेस चाहिए, प्रमाण चाहिए, लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं जिसने ऐसी घटना है। तो अगर कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाता है तो कैसे वो रेपिस्ट होगा? जब आई विटनेस ही नहीं होगा कैसे? कभी कभी हम ये देखते हैं कि एक किसी कैंडिडेट ने मुकदमा लिखाया है, पास को एक बाद में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बाद में उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कोई, और ज़्यादातर घटनाएं वही करते हैं जिनके ऊपर सरकार या किसी का हाथ होता है, जो अपने आप को मजबूत मानते हैं। किसी की थाने में पकड़ है, किसी की कहीं पकड़ है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। मैं सभी की तो बात नहीं करता। अब कहो आसाराम की तो सब जगह पकड़ थी। जैसे आसाराम की उनकी पकड़ थी, तो उसमें जो पकड़े गए थे, जो उन्होंने रेप घटनाएं बता देते हैं, रेप किया है, डांस करते थे, उसमें आपका क्या? उसमें कहना क्या है? उसमें ये कि इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना रखी थी, और सबसे बढ़िया आजकल ये चल रहा है कि धर्म के नाम पे जो व्यक्ति से करवाना चाहो वो करवा। कोई धर्म के नाम पे रुपये लूटता है, कोई धर्म के नाम पे पाखंडीपन करता है, और कोई धर्म के नाम पे हमारी जो बहू बेटी और आपके बहन, इन सबको बरगलाती है। अब जैसे कि बजरंगी भाई जो मारे गए हैं, उसमें आपका क्या? बजरंगी भाई अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब बात रही जेल के अंदर ऐसी घटना होने की, तो मैं समझता हूँ शासन की कमजोरी है। कोई रिवॉल्वर या कट्टा नहीं जाता है तो कैसे इनके गोली मारी? ये तो शासन जाने, ये तो हमारे विषय से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी तक के आपके प्रयास क्या? अभी तक के प्रयास तो मेरे कई रहे। रही बात सफलता की, तो जहाँ तक है अभी सफलता में काफ़ी दूर है। सफल में तब मान लूँ जब इस मॉडल को लागू कर दिया जाए। रही प्रयास की, तो प्रयास माननीय सांसद महोदय जी श्री कृष्णा राज, जो कि आप मंत्री भी हैं, उनके पास भी मैं इस विषय को लेके गया था, और उनसे मैंने मांग की थी कि इस विषय को हमारी लोकसभा में उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत और गंभीर विषय है। दूसरा प्रयास मैंने माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, उनके पास गया, क्योंकि एक अहम पद पे हैं और मुख्यमंत्री जी के हमारे पिता हैं। उनसे भी मैंने ये बात की
कि इस पे क्यों ना आप कोई अध्यादेश या नियम लाएं कि हमारे युवा लोगों का भला हो। खैर आश्वासन तो सभी ने दिया, मगर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर कार्रवाई हुई होती तो अभी तक लागू हो गया होता और लाभ मिल रहा होता। इसके बावजूद भी मैंने कुछ पेपर फॉर्मेलिटी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जो मैंने लेटर लिखा है उसके रिप्लाई में 29 जुलाई सन 2016 को इन्होंने हमारे मॉडल को अप्रेजल किया, मतलब सराहा कि आपका मॉडल अच्छा है। इसी बीच हमारे सेवा नियोजन कार्यालय के थ्रू जो निदेशालय से उत्तर प्रदेश निदेशालय से रिप्लाई आया तो उन्होंने एक फाइल नंबर दे दिया। उस समय हमारे माननीय अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक फाइल नंबर दे दिया और उसे कंसिडरेशन में रखा। वो फाइल अभी तक पेंडिंग है, उसके क्या हुआ वो भी अभी। रही बात इस मॉडल की, तो प्रयास तो कई किए हैं, अभी भी किया है प्रयास, तो उन्होंने कंसिडरेशन कमेटी में भेज दिया। अच्छा, विषय मेरा एक संवैधानिक भी ये विषय है, क्योंकि राज्य के एक संविधान में एक प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक। तो जो मैंने मॉडल लिखा है वो राज्य के नीति निर्देशक बिंदुओं को या उसका अनुसरण करता है। रही बात और प्रयास करने की, तो एक मैंने ये प्रयास किया है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दे, इसमें कुछ बिंदुओं को मैं प्रकाश में लाया हूँ और इसमें मैंने कई हमारे IAS, PCS, बिजनेसमैन और जितने संपन्न लोग हैं उनसे ये मांग की है कि हमारे देश की ताकि आर्थिक गति बने रहे, तो इसमें गरीब लोग जो निचले तबके के आर्थिक रूप से जो बिल्कुल बॉटम के निचले तबके हैं उनको हेल्प मिले, उनको उनकी हेल्प मिले फाइनेंशियली। दूसरी बात ये है कि किस प्रकार से हमारी ईमानदारी की तो बात हर कोई सरकार करती है, पिछली भी सरकारों ने की, ये भी सरकार करती है, हो सकता है भविष्य में भी सरकारें करें, मगर ईमानदारी का क्या महत्व है? मैं समझता हूँ अभी ईमानदार की इतनी वैल्यू नहीं है, सब पैसे वाले की वैल्यू जानते हैं। मगर मैंने ये भी मांग उठाई है कि हमारी सरकार या प्रशासन, शासन, कोर्ट, मैं सभी से मांग कर रहा हूँ और खुद से ये संज्ञान ले कि जो ईमानदार और ईमानदारी दोनों को महत्व देना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदार है उसे पुरस्कृत करें, देश के अनुसार देशवार, प्रदेशवार, मंडलवार, जिलावार, आपके हमारे ये निकाय के अनुसार हर क्षेत्र में ईमानदार को पुरस्कृत किया जाए और उससे एक बोनस पॉइंट दिया जाए कि ताकि उसका बच्चा या वो कहीं अप्लाई करे तो उस बोनस पॉइंट जो सरकार की तरफ से या कुछ भी ऐसा प्रावधान करे कि जिसके मार्क्स होने चाहिए और उससे ये मालूम चले ये व्यक्ति ईमानदार लोगों के बच्चा है, इसलिए इसे इतने मार्क्स मिले और उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। दावे तो बहुत किए जाते हैं ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी के, अगर मैंने जो मांग की है वो मांग मैं समझता हूँ सही है। और इसके साथ साथ एक मुद्दा और मेरी नज़र में आया प्रकाश, ये भी मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार ये तो रही अभी तक नए रोजगार देने के तरीके की, उस पर अभी तक मैंने क्या प्रयास किए ये भी मैंने बताया। अब रही बात, अभी तक सरकार तो बड़े दावे करती है नए रोजगार देगी, इतने रोजगार देगी, मगर अभी तक जो प्राइवेट वर्कर, जो संविदा वर्कर, वो कितना अपने आप को सुरक्षित समझता है, उसे कितनी सैलरी मिलती है, उसका भविष्य कितना उज्जवल है, ये सरकार नहीं जानेगी। क्या सरकार हमेशा ये देखती है और कहीं इंडस्ट्रीज में जाए उनके मानक देखेगी, स्कूल में चले जाए तो मानक देखेगी, हर जगह चले जाए मानक देखेगी, मगर स्कूल में ऐसे कितने स्कूल, शासन, प्रशासन, ये कोई नहीं पूछता कि
कि कैंडिडेट की सैलरी कितनी दी है, कौन सी इंडस्ट्रीज में कितनी सैलरी मिल रही, नियमानुसार मिल रही, मानक अनुसार मिल रही कि नहीं मिल रही, कोई व्यक्ति कितना परेशान है। जबकि आधार कार्ड सबका लिंक है। ये इंक्वायरी सोशल ऑडिट होना चाहिए इसका, कंपनी में जाके नहीं, घर घर जाके होना चाहिए कि आप अगर कहीं प्राइवेट वर्कर हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपको पगार कितनी मिल रही है और आप कब से काम कर रहे हैं, इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। और सरकार को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट वर्कर हूँ और भी कई प्राइवेट वर्कर हैं, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कई ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट वर्कर के ही बदौलत चल रही है, सरकारी के कम और प्राइवेट वर्कर के बदौलत चल रही है। तो हमारी इकोनॉमी को जो बढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट वर्कर ही तो बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही तो बढ़ा रहे हैं, संविदा कर्मी ही तो बढ़ा रहे हैं। जब वो बढ़ा रहे तो उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की भी है, और सरकार को ऐसा देखना चाहिए और इनकी हर महीने मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर महीने क्वार्टरली, हाफली, एनुअली बराबर मॉनिटरिंग हो। हालांकि एक दो घटनाएं सामने आई, जैसे लेबर इंस्पेक्टर आता है, उसने पेपर फॉर्मेलिटी कर दी और चला गया। कहीं किसी इंडस्ट्रीज से आरोप तो नहीं लगाता, मगर ऐसी घटना एक तो मैंने पढ़ी, ना मैं नाम बता सकता ना कुछ, मगर ऐसा पाया है। इसकी सत्यता अगर सरकार को करनी है तो इसकी जांच कर ले, सोशल ऑडिट कर ले। तो प्राइवेट कर्मी हैं उनके घर जाके इंक्वायरी कर ले, दूध का दूध, पानी का पानी पिलाएंगे। बस इसी विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। रामजी मिश्रा जी, आप पीवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं और आपका धन्यवाद करता हूँ। अगले टॉपिक पे आपसे वार्तालाप करूँगा। ठीक है। क्राइम 7 न्यूज़ चैनल शाहजहाँपुर से डिस्ट्रिक्ट तहसील रिपोर्टर शाहजहाँपुर से आदित्य कुमार सिंह, कैमरामैन मौजम खान।